हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज के क्वेश्चन सीरीज है 176 से 200। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 176 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है दक्षिण एशिया के देश बाढ़ एवं सूखे दोनों से प्रभावित रहते हैं। ऑप्शन बी है ग्रामीण से नगरीय पास की जो प्रवृत्ति विशेषकर विकसित देशों में पाई जाती है। ऑप्शन सी है गांवों की विकर्षण शक्ति लोगों को ग्रामीण प्रवास के लिए प्रेरित करती है। व ऑप्शन डी है कि विज्ञान एवं तकनीक में ग्रामीण रोजगार में बाधा साबित होती है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जो यहाँ पे हो जाएगा सही नहीं है, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो हमें इसमें बताना है सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए जो है ये भी सही है, ये तो सही है कि बाढ़ एवं सूखे दोनों से प्रभावित रहते हैं। ऑप्शन बी जो है ग्रामीण से नगरीय पास की प्रवृत्ति विशेषकर विकसित देशों में पाई जाती है, तो ये गलत है, यही सही नहीं है, क्योंकि हमें ग्राम से या ग्रामीण से नगरीय जो प्रवास देखने को मिलता है, यह अधिकांशतः विकासशील देशों की विशेषता है, उसमें देखने को मिलता है। विकसित देशों में तो अधिकांशतः जो विशेषकर प्रवृत्ति प्रवास की देखी जाती है, उसमें नगरों से नगरों की तरफ ही लोग उच्च शिक्षा के लिए और अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगर से फिर महानगरों की तरफ लोग प्रवास करते हैं। ऑप्शन जो सी है कि गांवों की विकर्षण शक्ति लोगों को ग्रामीण प्रवास के लिए प्रेरित करती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है कि विज्ञान एवं तकनीक में ग्रामीण रोजगार में बाधा साबित होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। इसलिए इसका जो हो जाएगा कि सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, क्योंकि विज्ञान एवं तकनीक जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तकनीकी के आ जाने की वजह से जो श्रम बल होता है वो वहाँ के श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, उनके रोजगार वहाँ के तकनीकी द्वारा छिन जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 177। ग्रामीण नगरीय प्रवास से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण नगरीय प्रवास है, इसमें ऑप्शन एक है कि गैर प्राथमिक कार्य तथा सेवा क्षेत्रों का बढ़ना नगरीय रोजगार के अनुकूल होता है। ऑप्शन दो है कि नगरीय जनसंख्या की जीवन शैली भौतिकवादी की ओर प्रेरित पाई जाती है। वो ऑप्शन तीन है कि भारत पाक बंटवारे से पाक की अधिकतर जनसंख्या नगरों में बसी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है इसमें। इसमें ऑप्शन चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक भी सही है और ऑप्शन दो भी सही है। वहाँ की जो जीवन शैली है भौतिकवादी की ओर जा रही है। और इसमें देख लेते हैं एक व दो किसमें दिया है, ये ऑप्शन बी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 178 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि भूमि उपयोग पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित करता है। ऑप्शन बी है कि ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण वर्ष 1930 में डडले स्टाम्प ने किया था। ऑप्शन सी है कि नगरीय प्रवृत्ति ने कृषि भूमि को मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि ने बदलाव ला दिया है। वो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है कि असत्य नहीं है, कौन सा असत्य नहीं है, यानी मतलब कहने का मतलब है कि कितने सत्य हैं इसमें से। तो भूमि उपयोग ये भी सही ही है, ये तो ऑप्शन सही है कि 1930 में डडले स्टाम्प ने किया था ब्रिटेन में सर्वप्रथम भूमि सर्वेक्षण। वो ऑप्शन जो सी है कि नगरीय प्रवृत्ति ने कृषि भूमि को मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि ने बदलाव ला दिया वहाँ पे, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, अर्थात सारे के सारे सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 179। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है नगरीकरण तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण भी है। ऑप्शन बी है भूमि उपयोग बदलाव प्रारूप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन सी है कि मृदा संरक्षण, मृदा गुणवत्ता संवर्धन, भूमि उपयोग संरक्षण के ये महत्वपूर्ण पहलू हैं और पूछा इसमें हमें सही कथन बताना है।
तो ऑप्शन एक भी सही है और ऑप्शन जो है ये बी भी सही है कि जितने भी भूमि उपयोग बदलाव हो रहा है उसका हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन ऊपर के जो दिए हैं सही है। प्रश्न संख्या 180 एक निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है भूमि अधिग्रहण द्वारा सरकार भूमि के स्वामियों से मुआवजे देकर भूमि अधिग्रहण करती है। ऑप्शन 2 है कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन और कानून राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ऑप्शन 3 है भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 181। इसमें कथन ए है कि ग्रामीण अधिवासों में सामान्यतः एकाकी अधिवास, कृषक घर, पूर्वा और गांव शामिल होते हैं और कारण है कि पूर्वे जो होते हैं हेमलेट्स ये गांव से छोटे होते हैं। तो इसमें देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी सही है और ऑप्शन जो कारण है आर ये भी सही है। दोनों सही है लेकिन कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रश्न संख्या 182 देखते हैं। इसमें कथन है कि ग्रामीण अधिवास धरातल के सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। कारण है अनुकूल भौगोलिक दशाएं ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करती हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन ए है कि सभी ग्रामीण अधिवास धरातल के सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, ये सही है क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण अधिवास में फिर ग्रामीण क्षेत्रफल में देखें तो हमें भूमि की बहुत अधिक उपलब्धता होती है, जिस वजह से बहुत दूर दूर या कहें कि प्रक्षिप्त अवस्था में अधिवास देखने को मिलते हैं। और यही अधिवास जो हम नगरों में देखें तो नगरों में भूमि अभाव में वहाँ पे जो छोटी छोटी या फिर जगह होती है उन सब का अधिवास के रूप में उपयोग हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए भी सही है और अनुकूल भौगोलिक दशाएं ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करती हैं। तो अनुकूल तो किसी भी अधिवास को प्रभावित कर, ग्रामीण हो या नगरीय, जहाँ पे नगरीय में अनुकूल दशाएं हैं वहाँ पे नगरीय अधिवास को प्रभावित करेंगे और जहाँ पे अनुकूल दशाएं हैं वो ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करेंगे। इसलिए ऑप्शन कारण आर भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 183 है कि जिस क्षेत्र में भूमि उपजाऊ होती है वह मानव बसाव के अनुकूल होती है। ठीक, कारण है प्रारंभ में मानव अधिवास का विकास समतल एवं उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में हुआ। तो ये तो सही है कि जिस क्षेत्र में भूमि उपजाऊ होती है वह मानव बसाव के अनुकूल होती है और प्रारंभ में मानव अधिवास का विकास समतल एवं उपजाऊ भूमि क्षेत्र में हुआ। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कारण आर कथन भी सही है और कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न संख्या 184 देखते हैं। इसमें कथन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के निवासी नदी घाटी के निम्न क्षेत्रों तथा तटवर्ती मैदानों में बस्तियां बनाते हैं। कारण है कि मिट्टी एवं जलवायु चावल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त पाई जाती है। तो ये कारण भी इसका स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। जो ऑप्शन ए है, कथन है कि क्योंकि नदी घाटी के निम्न क्षेत्रों या तटवर्ती मैदानों में बस्तियां बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वहां पे मिट्टी एवं जलवायु चावल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त पाई जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 185 देखते हैं। कथन है कि मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। वो कारण है कि आयताकार प्रतिरूप का अधिवास डाकुओं और लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करने में असफल होता है। तो ये तो सही है क्योंकि कहीं भी मानव बस्तियों में जो निर्माण होता है वहाँ पे जो उपलब्ध सामग्री है उस पर निर्भर करता है और ये असत्य है क्योंकि आयताकार प्रतिरूप इनसे सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 186 देखते हैं। कथन ए है कि सीढ़ी आकार के अधिवास प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कारण है कि पहाड़ों की ढलुआ भूमि सीढ़ी आकार के अधिवास हेतु अनुकूल होती है। इसीलिए जो सीढ़ी आकार का अधिवास है प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 187। कथन है कि मधुछाता अधिवास मधुमक्खियों की छाते के समान होता है। कारण है दक्षिण अफ्रीका की जुलू जाति के लोग मधुछाता अधिवास निर्मित करते हैं।
तो ये प्रकार जैसे भारत में हो गई टोडा जनजाति द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार जो है दक्षिण अफ्रीका इसमें जुलू जाति के द्वारा मधुछाता दिवस निर्मित किया जाता है। तो ये इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। एक तरफ तो बता रहा है कौन सी जनजाति करती है और दूसरे दिया है कि मधुछाता आकार जो होता है अधिवास वो किस प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 188 की। औद्योगिक तथा विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात निम्न पाया जाता है। कारण है नगरीकरण के कारण लोग द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ कार्यों में अधिक संलग्न होते हैं। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्योंकि ये दिया हुआ है कि औद्योगिक तथा विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात निम्न पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नगरीकरण के कारण लोग जो है वहाँ के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक कार्यों में संलग्न हो गए। प्राइमरी सेक्टर में उतने लेबर या नहीं लगे रहते हैं। इस वजह से क्या है कि वहाँ पे अनुपात जो है ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम पाया जाता है विकसित देशों में। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189 देखते हैं। सामान्य अर्थ में नगर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टाउन, ऑप्शन बी है सिटी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है महानगर। तो देखिए जो नगर का है दिया है सिटी, तो सिटी का जो प्रयोग है किया जाता है नगर, नगर शब्द का प्रयोग किया जाता है नगर के लिए हम सिटी का मतलब प्रयोग करते हैं। टाउन हो गया कस्बा, महानगर नगरों की भी उच्च श्रेणी जो होती है वो महानगर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 190 है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है जनसंख्या के आकार के आधार पे, ऑप्शन बी है व्यवसायिक संरचना के आधार पे वहाँ की, ऑप्शन सी है प्रशासन व ऑप्शन डी ये सभी। तो नगरीय बस्तियों का हम वर्गीकरण जनसंख्या का आकार भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें देखते हैं तो नगरीय बस्तियों का जो है जनसंख्या का घनत्व व आकार मतलब आकार में भी बड़ी होती है, साथ ही साथ उसका घनत्व क्या होता है कि नगरों का बहुत अधिक होता है। व्यवसायिक संरचना देखें जो तो वहाँ पे बड़े बड़े व्यवसाय स्थापित होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी काफी उच्च होता है वहाँ पे। इस आधार पे हम नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कर सकते हैं या नगरों को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हम सारे कारकों को ऊपर दिए गए कारकों को ध्यान में रख के नगरीय बस्तियों को वर्गीकरण करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या है 191 कि भारत में नगरीय क्षेत्र के निर्धारण के लिए जनसंख्या के किस आकार को आधार माना गया है? तो ये जो आधार माना गया है क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1500, ऑप्शन बी में है 5000, ऑप्शन सी में है 2000 और ऑप्शन डी में है 2500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी 5000। ये आधार माना गया है जनसंख्या का नगरीय क्षेत्र के निर्धारण के लिए। प्रश्न संख्या 192 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी देश में केंद्र स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक नगर है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कैनबरा, ऑप्शन सी है बीजिंग व ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे हो गए आपके प्रशासनिक नगर। तो ऑप्शन डी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग ये सारे किसी न किसी देश की राजधानियां हैं। दिल्ली तो भारत की आप सब लोग जानते हैं, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी, बीजिंग चीन का हो जाएगा। तो ये सारे जो है प्रशासनिक नगर है सारे। प्रश्न संख्या 193 है कि नगरों की उत्पत्ति के संदर्भ में शहरी क्रांति का संबंध किस प्रसिद्ध विद्वान से है? ऑप्शन ए है मम्फोर्ड, ऑप्शन बी है गॉर्डन सिल्डे व ऑप्शन सी है टेलर, ऑप्शन डी है हेरनी पिनेरी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गॉर्डन सिल्डे द्वारा शहरी क्रांति जो है से इनका संबंध है। 194 प्रश्न संख्या है कि गॉर्डन सिल्डे ने शहरी क्रांति को लाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना? ऑप्शन ए है अत्यधिक कृषि उत्पादन का, ऑप्शन बी है शिक्षा में वृद्धि का, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी व नवाचार का व ऑप्शन डी केवल बाजार विस्तार का। तो शहरी क्रांति लाने में सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान माना है प्रौद्योगिकी व नवाचार का। प्रश्न संख्या 195 देखते हैं। लुईस मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की किस अवस्था को नगर की प्रारंभिक अवस्था माना है? ऑप्शन ए है पूर्व नगरीय, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी महानगर व ऑप्शन डी विश्व नगरी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व नगरीय। प्रश्न संख्या 196 देखते हैं। मम्फोर्ड ने नगर विकास की अवस्था में विकास की चरम अवस्था किस नगर को माना? यानी नगरों की जो विकास की चरम अवस्था है या अंतिम स्टेज कह सकते हैं। ऑप्शन ए है नगर, ऑप्शन बी है महानगर, ऑप्शन सी है विश्व नगरी और ऑप्शन डी है मृतप्राय नगर। इसमें जो पूछ रहे हैं कि विकास की चरम अवस्था यानी विकास की चरम अवस्था या सर्वाधिक विकास किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है विश्व नगरी जो अवस्था होता है, इस अवस्था में हमें विकास की चरम अवस्था देखने को मिलता है। इसके बाद तो जो मृतप्राय नगर है, इसमें विकास नहीं होता बल्कि ये ह्रास की तरफ, ये नगर अवनति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका विनाश होने लगता है। जैसे वहां पे बहुत ज्यादा कल कारखाने इतने स्थापित हो जाते हैं कि फिर इतना पर्यावरण प्रदूषण, फिर जनसंख्या अधिक होने की वजह से फिर सामाजिक प्रदूषण में हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्राइम अपराध इतने हो जाते हैं कि धीरे धीरे लोग फिर वहां से पलायन कर जाते हैं और फिर वो नगर एक दिन वो मृतप्राय या अवशेष के रूप में हो जाता है। इसलिए सबसे विकास जो है हमें विकास मिलता है तो वो विश्व नगरीय अवस्था में ही मिलता है। प्रश्न संख्या 197 है कि विश्व के किस देश में गंदी बस्तियों का जमाव अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है विकसित देश, ऑप्शन बी है विकासशील देश, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक गंदी बस्तियां हमें विकासशील देशों में ही देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या 198, निम्न में से विकासशील देशों के नगरों में कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? ऑप्शन ए है रोजगार की कमी, ऑप्शन बी ऊर्जा संकट, ऑप्शन सी नवीकरण एवं पुनर्निवेशन का अभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सारी समस्याएं सही हो जाएंगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 199 देखते हैं। निम्न में से कौन नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ाने के साथ जीविकोपार्जन के साधन भी उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए है बाजार का बल, ऑप्शन बी है औद्योगिकरण, ऑप्शन सी है परिवहन एवं सांस्कृतिक केंद्र, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो जीविकोपार्जन के साधन भी उत्पन्न करते साथ साथ नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, तो ये सारे ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि बाजार का बल, औद्योगिकरण, वो परिवहन एवं सांस्कृतिक केंद्र, ये सारे के सारे नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। प्रश्न संख्या 200 देखते हैं। नगर गांव से बड़े होते हैं जिसमें निम्न में से कौन से कार्य उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन ए है थोक व्यापार, ऑप्शन बी है निर्माण कार्य यानी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, ऑप्शन सी है व्यावसायिक सेवाएं, व ऑप्शन डी ये सभी। तो जो हमें देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे जो कार्य दिया गया है ये सभी हमें नगरों में देखने को मिलते हैं। तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है और जो हमारा जनसंख्या भूगोल का सीरीज चल रहा था ये आज खत्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।